वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों आइए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ सोनी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का 11th चैप्टर भारत में लोक वित्त लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत मैं आज आपको सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और इनपुट से आउटपुट की ओर जीएसटी के बारे में समझाने वाली हूँ। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ जो कि इंडिया लेवल के आपके एग्जामों में इसके अंतर्गत के क्वेश्चन आंसर जरूर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर की होगी दोस्तों, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का पूछना है तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब मैं चैप्टर समझाती हूँ, भारत में लोक वित्त। दोस्तों केंद्रीय सूची में करों के 12 स्रोत शामिल हैं जिन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब मैं इन चारों भागों के बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। नंबर 1 है केंद्र द्वारा आरोपित व नियंत्रित एवं 1 भाग राज्यों में वितरित होता है। इन करों में कृषि, अल्कोहल तथा नशीली दवाओं पर लगाए गए उत्पादन शुल्क शामिल हैं। पहला कर जो मैंने अभी आपको बताया, इन करों में कृषि, अल्कोहल तथा नशीली दवाओं पर लगाए गए उत्पादन शुल्क शामिल होते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे है केंद्र द्वारा आरोपित व नियंत्रित परंतु राज्यों में वितरित है। इसके अंतर्गत उत्तराधिकार शुल्क, रेल भाड़े, शेयर बाजारों में होने वाले सौदे या अखबारों के क्रय विक्रय व विज्ञापनों पर क्रय, अंतरराष्ट्रीय व्यापारों से प्राप्त कर इत्यादि शामिल होते हैं। नंबर 3 पर आता है केंद्र द्वारा आरोपित लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित। इसके अंतर्गत इस सीमा शुल्क में निगम कर, कृषि भूमि के अलावा व्यक्तियों एवं कंपनियों की परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर लगे कर आते हैं। कृषि भूमि के ऊपर जो लगते हैं कर वो इसके अंतर्गत आते हैं। नगर निगम वाले सीमा शुल्क जो भी आता है इसके अंतर्गत आता है तीसरे नंबर पर। चौथा नंबर का है केंद्र सरकार द्वारा आरोपित, एकत्रित एवं पूर्ण रूपेण विनियोजित होता है सीमा शुल्क निगम कर। इसके अंतर्गत भी सीमा शुल्क निगम कर आते हैं जो इसमें कृषि भूमि के अलावा व्यक्तियों एवं कंपनियों की परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर लगे कर होते हैं। कृषि के अलावा, कृषि वाला मैंने अभी बताया था, कृषि के अलावा भी जो कंपनियां चलती हैं उनकी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत मूल्य पर लगे कर होते हैं जो चौथे नंबर पर आते हैं। दोस्तों आइए अब मैं बताती हूँ सेवा कर क्या होता है। सेवा कर का पहली बार आरोपण वर्ष 1994 व 95 में सेवा कर को संविधान के किसी भी सूची, संघ, राज्य या समवर्ती में शामिल नहीं होने के कारण इसे आरोपित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसके अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेवा कर को आरोपित करने का अधिकार किसको है, ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो आप अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा कि केंद्र सरकार को होता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली को लागू करने के लिए 15वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी प्रणाली को 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू किया गया था। सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू की गई थी। दोस्तों जीएसटी को सर्वप्रथम वर्ष 2006 और 7 के आम बजट में लाया गया है। अब यह जीएसटी आम बजट में भी लाई गई है। वर्तमान में विश्व के 170 देशों में जीएसटी लागू है, जिसमें आज भारत में भी जीएसटी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी बराबर होगी। अब यह जीएसटी हमारे भारत में भी लागू हो चुकी है।
जीएसटी के लिए सभी करदाताओं को 13 से 15 अंकों का एक पैन लिंक टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, 13 से 15 नंबर का, जिसमें जीएसटी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है दोस्तों। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस कर, इन सबको मिलाकर ही जीएसटी बनता है। 4 तरह के कर 5%, 12%, 18% और 28% के हिसाब से कर लगाए जाते हैं। जीएसटी के लाभ क्या हैं? आइए मैं अब इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। व्यापार और उद्योग के लिए, सबसे पहले व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन दरों और संरचनाओं की एक रूपता, कराधान की समाप्ति और प्रतिस्पर्धा में सुधार और विनिर्माताओं और विनियतकों को लाभ, इसका लाभ पहुंचता है। आप मतलब इसका अनुपालन करते हैं तो एकरूपता, कराधान की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है, जिससे कि विनिर्माताओं को लाभ होता है। नंबर 2 है केंद्र व राज्य सरकारों के लिए। केंद्र और राज्य सरकार को इससे क्या लाभ होता है वो मैं बता रही हूँ। सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता। ये होता है केंद्र सरकार के लिए जीएसटी का लाभ। नंबर 3 पे उपभोक्ताओं के लिए। उपभोक्ताओं को क्या लाभ है? एकल एवं पारदर्शी कर, समगत कर भर में राहत। इससे उपभोक्ताओं को एकल एवं पारदर्शी कर में राहत मिलती है। अब मैं बताऊंगी इनपुट से आउटपुट की ओर जीएसटी सभी चरणों में लागू होगा, अर्थात निर्माण से उपयोग तक। यह इनपुट से आउटपुट की ओर जीएसटी सभी चरणों में लागू होगा, अर्थात निर्माण से उपयोग तक। इससे श्रृंखला के प्रत्येक चरण पद क्रेडिट लाभ मिलेगा। अब निर्माण से लेकर आयोग चरण तक टैक्स का मार्जिन जोड़ा जाएगा और पूरी राशि के टैक्स का भुगतान करना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद लोगों की टैक्स क्रेडिट लाभ, लोगों को जो मिलेगा टैक्स केवल मार्जिन अमाउंट, सीमांत राशि पर ही लगाया जाएगा। जो आपकी बचत होती है, मार्जिन जो बचता है, उसी पर यह जीएसटी लगाया जाएगा। इससे टैक्स का व्यापक प्रभाव कम हो जाएगा। जीएसटी के 3 श्रेणियां होती हैं। ये श्रेणियां होती हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईएसटी। सीजीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा और एसजीएसटी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। आईएसटी के अंतर्गत जहां अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले वाले में केंद्र सरकार द्वारा, दूसरे में राज्य सरकार द्वारा और तीसरे में भी केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्र किया जाएगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए किया जाता है। अब आता है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। ये वह है जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर 2 पर आता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष करों में मामले में टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को ही जा सकती है। प्रत्यक्ष कर में देनदारी उसी व्यक्ति को जाती थी। इसका उदाहरण जो आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं खुद। लेकिन अप्रत्यक्ष करों मामले में टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को ही जा सकती है।
इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपने बिक्री पर बैट देता है तो वह अपने ग्राहक को देयता के दे सकता है, अपने ग्राहक को देयता दे सकता है। इसलिए ग्राहक आइटम की कीमत और बैट पर भुगतान करता है। जो भी हम सौदा खरीदते हैं उसमें टैक्स ऑलरेडी जुड़कर ही होता है, जिससे कि ग्राहक इस आइटम की कीमत पर ही बैट पर भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को बैट जमा कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है बल्कि उसे कर दायित्व भी देना पड़ता है। अभी मैंने बताया कि जो भी हम सौदा किसी दुकानदार से खरीदते हैं उसमें ऑटोमेटिक कर जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए जब वह किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे अधिक खर्च होता है दोस्तों। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो यह थी 11 चैप्टर की फुल जानकारी, इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर भारत में लोक वित्त। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी अच्छी आपको इसमें जानकारी दी है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर समझें, और अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर की होगी। धन्यवाद।